चलो तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज थोड़ी सी ना सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। P1 आपको याद होगा, हमने ये क्वाड्रेटिक्स, फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कुलर मेजर, ट्रिग्नोमेट्री, सीरीज, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसमें पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने पेपर 5 यानी P5 पढ़ा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये करेंगे कि हम P3 लेंगे, जिसमें अलजेब्रा, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। सही। ये टॉपिक्स वो हैं जो कि P2 में भी उसी तरह से हैं। बस ये होता है कि P2 में ना इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कुछ डिटेल एक्स्ट्रा आ जाती है और P3 में कुछ कुछ चीज़ें कम होती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके साथ साथ इसमें वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इस तरह ये P3 हमारा उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मैं बताता हूँ। मैकेनिक्स में आपके पास फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम है, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एनर्जी, वर्क एंड पावर। हाँ, यानी जो आपकी ओ लेवल फिजिक्स थी ना, उसमें जो जनरल फिजिक्स वाला पोर्शन था, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं बस ये। तो फिजिक्स के सिनेरियोज के अंदर वो बेसिक नॉलेज आपको अप्लाई करनी है जो आपने P1 और P3 में सीखी होगी। अच्छा, इसका वॉल्यूम तकरीबन उतना ही है, बल्कि उससे भी कम है जो S1 का वॉल्यूम है। तो छोटा सा ये कोर्स है, सिलेबस है। तो आमतौर पे होता है कि P3 और मैकेनिक्स P4 ये साथ लेके A2 कंप्लीट किया जाता है। तो आपके पास 6 कंपोनेंट्स हो गए, देखिए। सही। All AS level candidates take 2 written papers. All A level candidates take 4 written papers. अच्छा, AS लेवल में आप क्या कर सकते हैं, प्योर मैथ्स ओनली कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आपका AS कंप्लीट हो जाएगा। प्योर मैथ्स 1 एंड मैकेनिक्स ये भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्योर मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो हमने जो इसमें चूज किया ना पाथ, वो P1 और P5 वाला था। सही। अच्छा, अब उसके बाद A2 पर आते हैं। ए लेवल्स में आपको क्या करना है कि आप P1, P3, P4 और P5 ये 4 कंपोनेंट्स जमा करते हैं। ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं, P1, P3, P5 एंड P6 कर लेते हैं, यानी S2 ले लेते हैं मैकेनिक्स की जगह पे। तो P1 और P5 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें उसके साथ P3 और P4 लेना है। सही है। या फिर P3 और S2 लेना है। P3 इसीलिए लेना है ना, अब आपने अगर A लेवल कंप्लीट करना है ना तो P2 नहीं ले सकते, फिर आप वो P1 के साथ ऑप्शन था अगर आपने सिर्फ AS करना था तो। बिल्कुल बिल्कुल करना जी। तो अब देखें, आपका जो वे बनेगा ना, वो इसमें ये बनेगा, लास्ट वाला जो बॉक्स है ना, P1 एंड P5, और उसके साथ आप P3 और P5 ले लेंगे मैकेनिक्स, और सॉरी P4 ले लेंगे। चलिए, ये तो हो गया कंपोनेंट्स की डिस्कशन। अब देखें, P3 जो है उसका पेपर किस तरह आता है, 75 मार्क्स का पेपर होता है, 1 आवर 50 मिनट्स का टाइम होता है, 9 to 11 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन P3 सब्जेक्ट कंटेंट। रिटन एग्जामिनेशन होता है, एक्सटर्नली असेस्ड होता है, 30% ऑफ द ए लेवल ओनली, कंपलसरी फॉर ए लेवल है ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने P4 करना है। P4 में आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर आता है S1 की तरह, 50 मार्क्स का होता है, 6 to 8 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिटन एग्जाम होता है, एक्सटर्नली एक्सेस्ड होता है, 40% ऑफ द AS लेवल और 20% ऑफ A लेवल। ये इसकी वेटेज है, यानी अगर आपने सिर्फ AS किया हुआ है ना तो उसमें 60% रिजल्ट काउंट होगा P1 का और 40% इसका हो जाएगा, मतलब S1 नहीं ये लेते थे। अब अगर आप जैसे
A2 पूरा कर रहे हैं ना A लेवल, तो आपका 30% होगा P1, 30% होगा P3 और S1 और मैकेनिक्स 20% होंगे। तो इस तरह आपका एक ओवरऑल कंबाइंड रिजल्ट बनेगा। हाँ, यानी अभी जो आपने AS दे दिया ना, ये आपके ओवरऑल रिजल्ट का 50% बनेगा इसका रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आप समझे अपना आधा रिजल्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। चलें, ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी सब्जेक्ट कंटेंट पे आ जाते हैं। तो P1 का तो आपको अच्छी तरह पता ही है हमने क्या क्या पढ़ा है उसके अंदर। मैं अब आता हूँ P3 पर। ये आ गया P3। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है ना वो अलजेब्रा है, जिसके अंदर दो मेन चीज़ें आएंगी। मॉडुलस फंक्शन आएगा, उसकी इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी, उसकी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आएगा, और उसके साथ साथ फिर पॉलिनोमियल्स की डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये इसके मेन कंपोनेंट्स होंगे। साथ साथ इसमें आगे चल के एक चैप्टर आएगा फर्दर अलजेब्रा के नाम से, जिसमें थोड़ी सी बाइनोमियल की डिस्कशन होगी। सही, तो ये जो है ना इसका यूँ समझे कि वो होगा पूरा वो। अच्छा, उसके साथ साथ एक चैप्टर इसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आएगा, इसमें इनकी हाँ इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दोनों के सॉल्यूशन पे डिस्कशन होगी। ट्रिग्नोमेट्री को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, हमने P1 में भी देखा था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और आएगी। डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यू होगी। डिफरेंशिएशन बेसिक आपने P1 में देख ली है, अब उसके ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन डिफरेंशिएशन की इस सिलेबस में होगी। तो डिफरेंशिएशन में इसमें एक टॉपिक डिफरेंशिएशन का ही आएगा, इसी तरह इंटीग्रेशन आएगा। मजीद डिफरेंशिएशन ना वो एक और तरीका है, पूरे उसके मेथड्स हैं, आएंगे कुछ ना कुछ। फिर इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा, वेक्टर्स आएगा, फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन का टॉपिक आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों मिक्स हो जाएंगे, और आखिरी टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर वही कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर उनकी ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग वगैरह देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इस तरह से चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर आपके पास मैकेनिक्स का पेपर आएगा। मैकेनिक्स में जैसे मैंने बताया फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, सबसे पहला टॉपिक ये होगा। इसी तरह काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बुक के अंदर आपको सबसे पहले ये वाला मिलेगा, फोर्सेस बाद में मिलेंगे, लेकिन तरतीब उन्होंने सिलेबस की इसी तरह बनाई। मोमेंटम का एक टॉपिक आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएंगे, एनर्जी वर्क एंड पावर, ये हो गए हमारा सिलेबस जो कि हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बुक पे। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये आपके P2 एंड P3 की कंबाइंड बुक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। P3 में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, जैसे आप देखें अलजेब्रा ये दोनों में सेम है, लॉग दोनों में सेम है, तो अभी मैं बता रहा हूँ। 4 दोनों में सेम है। 5 में आप देखें 5.5 में लिखा हुआ है P2, तो इसका मतलब है ये पेपर 2 में इंक्लूडेड है, पेपर 3 में नहीं है। सही है, 6 दोनों में है। अब चैप्टर 7 से पहले P3 लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ P3 में इंक्लूडेड है। 8 से पहले हाँ, यानी जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ ना वो दोनों में इंक्लूडेड है, तो वो तो आपको करना ही है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे 5.5 ट्रेपेजियम रूल है, ये सिर्फ P2 में है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ये छोड़ देंगे। पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, ये अब उससे आगे एडवांस्ड है, रिपीट नहीं होगा। फर्दर अलजेब्रा, फर्दर कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर्स के साथ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये सब आपके P3 के टॉपिक्स हैं, ठीक है, P2 में ये इंक्लूडेड नहीं है। चलो अब देखें, आमतौर पे हम ये करते हैं कि इसमें ना हम डिफरेंशिएशन से काम को स्टार्ट करते हैं। सही, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस वाला पार्ट पहले मुकम्मल कर लेते हैं,
और उसकी वजह ये भी होती है कि ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले से अभी P1 में करते हुए आ रहे होते हैं। तो अभी आपने तैयारी की हुई एग्जाम्स की, आपके जहन में काफ़ी हद तक फ्रेश ही होगा। इसको पहले निपटा के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो करके फिर हम अलजेब्रा, लॉग और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इस तरह की चीज़ों पे चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से करेंगे, जाहिर है जितना टाइम होगा उतना आराम से भी पढ़ लेंगे। तो हम रफली ये करेंगे कि थोड़ा सा ना सिलेबस पहले ख़त्म कर लेंगे। हाँ उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ना हर चैप्टर के एंड पे ना टॉपिकल ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ना आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें करना क्या है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और मैं आपके लिए बनाऊंगा हर चैप्टर के लिहाज से, मैं उसके ना आपको टॉपिकल क्वेश्चंस बना के दे दूंगा, उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्लस टॉपिकल पास पेपर की बुक भी ले लें। हाँ बस वो ले, वो आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। और इन दी एंड आपने P1 में भी देखा ना कि पास पेपर करके असल तैयारी होती है, तो वो हम अब टॉपिकल को साथ साथ चलाएंगे। ठीक है, वो आप ज़्यादा कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। एक्सरसाइजेस जैसे हैं बस वैसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। हाँ मैंने थोड़ी दी, वो खुद ही पता नहीं क्या क्या बच्चों को बुलाया हुआ, ये किया हुआ वो किया हुआ। सुबह मैंने बुलाया था, मैंने क्लास के टाइम उनको कोई काम थोड़ी दिया। चलिए शुरू करते हैं। नई बुक इसमें ऐड करता हूँ, कहाँ से ऐड होगा? तो हमारा भी जैसे अभी AS हमारा बनता है, ठीक है, तो हमारे क्या लिए जाएगा? डिपेंड करता है A2 में क्या बनाते हैं। अच्छा मतलब अभी दिया है तो हमारे ये A2 का रिजल्ट करना होगा, ऐसा C काउंट होगा 50%। हाँ ओवरऑल रिजल्ट आपका बाद में ही बनेगा। तो अभी जो रिजल्ट आप अच्छा, मैं इसमें ना ये भूल गया कि इसमें नई बुक कैसे बनाते हैं, जो राइटिंग की बुक है ना कैसे बनाते हैं याद ही नहीं है आपको? हाँ वो आप अपने तौर पर रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। खैर ये आपके पास आ गया ना, तो शुरू करते हैं। ये नीचे है, नीचे कहाँ? अच्छा वो उसके ऊपर मेरा वो आ रहा है ना। हाँ, ये आ गया, सही। तो A2E3 9709 चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है हम शुरू करेंगे, ये डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हमें देखनी है, वो आज हम कोई एक आध उसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मर्जी अब देख लें, मैं वैसे रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। अच्छा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि डिफरेंशिएशन जो है ना यूज होता है ज्योमेट्री में ग्रेडियंट ऑफ कर्व को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ कर्व जो होता है ना एट एनी पॉइंट
is the gradient of tangent at that point. उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा ना, उसका जो ग्रेडियंट होगा वो आपके कर्व के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। सही, ये ग्रेडियंट का यूँ समझें कि बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा, अब ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है वो हम इससे पहले देख चुके हैं। वो ये कि dy अपॉन dx ये हमारा ग्रेडियंट या डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है। सही, अब मिसाल के तौर पर आपके पास ना एक कर्व है, या आपके पास एक कर्व है, अगर आप इसके किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो पॉइंट मिसाल के तौर पर ये है। अब ग्रेडियंट ये कहता है, डिफरेंशिएशन ये कहती है कि आप इस पॉइंट को ना इस तरह समझें कि ये दो पॉइंट्स हैं और वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इतने करीब कि वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट बन गया। तो अब आपके पास इन दो के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होगा। सही, अगर ये नॉर्मल पॉइंट्स की तरह होते तो इनका जो ग्रेडियंट आता ना आपके पास वो इस फॉर्मूले से आ जाता कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत ही करीब है तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन से आंसर आएगा ना वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल आ जाएगा। सही, तो हम बजाय सब्ट्रैक्शन करने के, और इस सब्ट्रैक्शन को हम यूँ भी शो कर सकते हैं कि हम चेंज इन y को डिवाइड कर रहे हैं चेंज इन x से। इसके बजाय फिर हम ये करते हैं कि व्हेन दिस चेंज इज वेरी स्मॉल तो हम इसको dy अपॉन dx लिख देते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट का काम शुरू होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का काम शुरू होता है। सही, तो डिफरेंशिएशन आप वहाँ यूज करते हैं जहाँ आपको ग्रेडियंट फाइंड करने होते हैं, आमतौर पे कर्व के, और कर्व के किसी एक पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं और फिर कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें वो पॉइंट पुट कर देते हैं। अच्छा, अब जो डिफरेंशिएशन का तरीका हमने देखा था वो ये था कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, इसमें हम क्या करते हैं, हम n को कोफिशिएंट बना देते हैं, n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपने ऑपरेटर को मूव कर देते हैं बेस के लिए। बेस यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, तो आपके पास वही डेफिनेशन x पे भी अप्लाई होगी। तो x की पावर 1 है, 1 कोफिशिएंट बनेगा, x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये होगा कि आपके पास आ गया 1 इंटू 1, क्योंकि फाइनल आंसर n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1, ये आपके d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू n का आंसर था, जो कि आपको पहले से पता है। इसके अलावा भी आपने कुछ डिफरेंशिएशन के आंसर्स पहले से किए हैं। सही, अब जो नई चीज़ आपको पढ़नी है सबसे पहले वो है द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है y का, जिसमें x प्लस 1 और x प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब डिफरेंशिएशन का आमतौर पे हमने तरीका ये देखा है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक सिंपल एक्सप्रेशन बनाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। वो भी कर सकते हैं लेकिन हर केस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक जनरल तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 फंक्शंस हैं, उनमें दो फंक्शंस एक u एक v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप ये करें कि u टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स लिखें प्लस v टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स लिख दें। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। u v डैश प्लस
हाँ, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, हम इसको यू वी डैश प्लस वी यू डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मुश्किल सिचुएशन हो, पावर्स हो या कुछ और स्क्वायर रूट लगे हुए हो या फ्रैक्शनल पावर्स हो, वहाँ मुश्किल होगी ना, तो उसमें ये वाला जो रूल है ना, ये काम आसान कर देगा। अब आप करेंगे क्या, आप जैसे यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यू यानी पहली ब्रैकेट एज इट इज, और ऑपरेटर अप्लाई होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस टू पर, प्लस एक्स प्लस टू टाइम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। सही है, तो समझे u की जगह पहली ब्रैकेट आ गई, v की जगह सेकंड ब्रैकेट आ गई। आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऐड ही हो रहे हैं ना, तो किसी को पहले लिख दें किसी को बाद में लिख दें, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्वोशिएंट रूल देखेंगे, उसके अंदर इस सीक्वेंस को चेंज करने से ना फर्क पड़ जाता है, तो वो वहां हमने वो ये काम नहीं करना। अब देखें है, लेकिन उसके साथ साथ उससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, तो आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वन हो गया, एक्स प्लस टू टाइम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन भी वन हो गया। कांस्टेंट का आपको पता है आंसर 0 आता है, तो x प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, तो आपके पास 2x प्लस थ्री, ये आपके इस ऑपरेटर का आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में अब ये आता चला जाएगा। बेसिक चीज़ यही है जो कि अभी आपने देख ली है, इसको हम अच्छी तरह पहले नोट कर लेते हैं, अपने पास लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी चल के ना उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, अब डिफरेंशिएशन के चैप्टर में ना ये बता रहे हैं कि आपने डिफरेंशिएट x रेज टू n टुगेदर विद कांस्टेंट मल्टीपल सम एंड डिफरेंसेस सिंपल एक्सप्रेशन, ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब फिर आपने ये जो बाइनोमियल की होल पावर है इसको भी सिंप्लीफाई करना सीखा था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या सीखा था कि आपने जो है ना किसी कर्व को डिफरेंशिएट करना है, और हाँ किसी पॉइंट पे टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है, या नॉर्मल का भी निकाल सकते हैं, और फिर आपने स्टेशनरी पॉइंट्स वगैरह की भी डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, अब आ गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज u टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स। अब आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रेज टू फोर एंड 3x माइनस टू रेज टू थ्री। आपने यहाँ पे सेम रूल अप्लाई किया, पहली ब्रैकेट को एज इट इज रखा, ऑपरेटर को सेकंड पे अप्लाई किया, सेकंड को एज इट इज रखा, ऑपरेटर को फर्स्ट पे अप्लाई किया। अच्छा अब देखें होगा क्या, यहाँ पर ये जो पावर है ना 3, ये बन जाएगा कोफिशिएंट, पावर में से 1 क्या होगा सब्ट्रैक्ट, और ऑपरेटर 3x माइनस टू के लिए मूव होगा, तो उससे आंसर 3 आ जाएगा, और वो 3 3 ये लिखा हुआ है आपके पास 9। फिर इसी तरह से आपने सेकंड ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, कुछ कॉमन आ रहा है बाकी सिंप्लीफाई हो रहा है, वो करके आप आंसर बता देंगे। सेकंड में पावर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, आया ना, 4 थी ना, 3 थी, भाई यहाँ है ना ऑपरेटर, इस पे अप्लाई होगा। अच्छा सेकंड इसके नीचे वाली ये देखिए ना, वो लीजिए कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, कॉमन ये देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चले अब जैसे देखें ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड dy अपॉन dx व्हेन y इज इक्वल टू, दो फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपने सेकंड वाले को होल पावर 1/2 लिखा, और आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड पे d अपॉन dx अप्लाई किया, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट पे अप्लाई किया, फिर आपने सिंप्लीफाई करना है, कॉमन वगैरह एलसीएम वगैरह करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बेसिक काम आपको आता है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज 0। उसके लिए हमें पहले इसका dy अपॉन dx चाहिए होगा। उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। dy अपॉन dx आ गया आपके पास। अब उसको 0 से इक्वेट करें और उसके बाद तीनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज निकालें। ये आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं ना, तो 3 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वाला काम करना है। तो आज के लिए फिर हम इसी की प्रैक्टिस रखते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर लें कि एग्जाम्पल 4.1 और 4.2 करें अपने पास, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे।